साथियों, अधिवेशन का 5वां दिन है और 5वें दिन का ये दूसरा सत्र है। अब केवल एक सत्र बाकी है 6 बजे से 9 बजे का। उसके बाद हमारा ये अधिवेशन समाप्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथियों, इस सत्र के लिए जो विषय चर्चा के लिए रखा गया है वो विषय है 60 साल में मुसलमानों की हालत अनुसूचित जाति से भी बदतर हो गई है। सच्चर कमीशन का रिपोर्ट। साथियों, ये जो सेंटेंस है 60 साल में मुसलमानों की हालत अनुसूचित जाति से भी बदतर हो गई है, यह निचोड़ सच्चर कमीशन का है। सच्चर कमीशन के रिपोर्ट में ये निचोड़ निकाल कर बताया गया है कि आजादी के 60 साल में मुसलमानों की हालत अनुसूचित जाति से भी बदतर हो गई है। इसका क्या मतलब है? थोड़ा इस सेंटेंस का क्या मतलब है, बहुत विस्तार से समझाने की बजाय केवल एक उदाहरण बताता हूं। 15 अगस्त 1947 से अगर गिनती करो तो 60 साल की बात बनती है। 15 अगस्त 1947 के पहले प्रशासन में 33% मुसलमानों की संख्या थी। मुसलमानों की संख्या प्रशासन में 15 अगस्त 1947 के पहले 33% थी। वो अब 2.5% रह गई है। अभी मुसलमानों का प्रशासन में जो परसेंटेज है वो 2.5% है। तो इसको उन्होंने कैसे बताया कि जिन लोगों का 0% था, लगभग अनुसूचित जाति का लगभग 0% था, उसका 15% रिजर्वेशन उनको 26 जनवरी 1950 को मिला। और अब उनका जो अनुसूचित जाति के लोगों का जो प्रशासन में परसेंटेज है वो लगभग 10% है। अनुसूचित जाति के लोगों का और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का मिलकर, दोनों का मिलकर ये 12% है। 12-12.5% है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुसलमानों का प्रशासन में 33% था, 2.5% हो गया, और अनुसूचित जाति के लोगों का लगभग 0% था, वो लगभग 8 से लेकर 10% हो गया है। इसका मतलब है मुसलमानों का प्रतिशत 2.5% 33% से नीचे गिरकर 2.5% हो गया है, और अनुसूचित जाति का 0% था, वो 8 से लेकर 10% हो गया है। इसका मतलब है मुसलमानों की हालत अनुसूचित जाति से भी बदतर हो गई है। बहुत ज्यादा उदाहरण देने के बजाय एक उदाहरण देकर मैं ये बात आपको समझा रहा हूं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, मगर एक उदाहरण देकर के ये बात मैंने आपको बताई। साथियों,
सबसे पहले तो ये सच्चर कमीशन का जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कब जाहिर किया गया? तब 2-4-5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा था और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की संख्या भारत में दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है, जहां मुसलमानों की संख्या दूसरे नंबर पर है। 17% मुसलमान उत्तर प्रदेश में हैं। बंगाल ऐसा प्रांत है जहां मुसलमानों की संख्या लगभग 30% है। मुसलमानों की जो संख्या है भारत में पहले नंबर की संख्या मुसलमानों की बंगाल में है। अब आसाम हो गया है, 50% से ज्यादा है। पहला नंबर आसाम है, दूसरा नंबर बंगाल है और तीसरा नंबर उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान कांग्रेस के साथ हुआ करते थे। अभी ऐसा बयान करना चाहिए, हुआ करते थे। इतिहास की बात हो गई है, अब ये वर्तमान नहीं है। अप्रैल और मई में 2007 के अप्रैल और मई में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा था। उसके 5-6 महीना पहले सच्चर कमीशन का रिपोर्ट पब्लिश किया गया ताकि मुसलमानों को उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमारे अपने तरफ खींचा जाए, वोट के तौर पर मुसलमानों का इस्तेमाल किया जाए। तो ये वोट लेने के लिए सच्चर कमीशन का रिपोर्ट सामने लाया गया था। मुसलमानों का सामाजिक आर्थिक विकास करने के लिए था। बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोगों ने ये सोचा कि शायद बहुत सारे कमीशन बने और उनकी जैसे हालत हुई कि चर्चा होती रही, अमल नहीं हुआ। जैसे हमने इस अधिवेशन में एक सब्जेक्ट रखा कि आर्थिक विकास की योजनाओं का ढिंढोरा पीटना और अमल ना करना एक नया हथकंडा, एक सब्जेक्ट हमने इसमें रखा हुआ है। तो ये जो सच्चर कमीशन है, ये भी एक ढिंढोरा ही है और कुछ नहीं है। मुसलमानों के वोटों को हासिल करने का और उसके लिए प्रोपेगेंडा करने का एक तरीका है। क्योंकि मैं इसकी आधार पर कह रहा हूं, ये भी थोड़ा आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि ये कोई हवाई बात नहीं है। सबसे पहले तो संविधान के या संसद के किसी कानून के तहत इस कमीशन को अपॉइंट नहीं किया गया। पहली बात, बहुत लोगों को, शायद मुस्लिम लोगों को भी ये जानकारी नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट में किसी मुस्लिम सदस्य ने, जो कांग्रेस का ही था, उसको लगा कि शायद अब कांग्रेस का मत परिवर्तन हो रहा है और वो उनका हौसला बढ़ा। उन्होंने पूछा संसद में, तो संसद में मंत्री के द्वारा ये जवाब दिया गया, क्योंकि
ये कमीशन संसद के किसी कानून के तहत नहीं बनाया गया था, इसलिए इस पर संसद में कोई बहस नहीं हो सकती। ऑन रिकॉर्ड, संसद के रिकॉर्ड में ये बात है। और ये बात मुझे मालूम नहीं थी। हिंदुस्तान नाम का जो डेली अखबार है, उसके एडिटर नायाब अंसारी औरंगाबाद के, उन्होंने मुझे हैदराबाद में बताई कि ये ऐसी बात है। उन्होंने नाम के साथ बताया कौन से मेंबर पार्लियामेंट ने ये पूछा। अभी मुझे उस व्यक्ति का नाम याद नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर संविधान या संसद के किसी कानून के तहत इस कमीशन को नहीं बनाया गया, तो यह सिद्ध होता है कि जिस सरकार ने इसको बनाया वो मुसलमानों के प्रति गंभीर नहीं है। अगर गंभीर होती तो संविधान के किसी प्रावधान के तहत, संसद के किसी प्रावधान के तहत इस कमीशन को बनाया जाता। एक सबूत आपको बता रहा हूं। दूसरा सबूत, आमतौर पर सामाजिक आर्थिक समस्याओं को लेकर जो कमीशन बनाए जाते हैं, उस कमीशन का चेयरमैन और कमीशन के सदस्य सारे देश भर में जिलों जिलों में घूमते हैं और वहां के जिनके लिए कमीशन बनाया वो जाने के पहले कलेक्टर को खबर करते हैं, डीएम को खबर करते हैं, जिलाधिकारी को खबर करते हैं और उनके द्वारा उसका प्रोपेगेंडा उस जिले में करते हैं कि जिस कौम के लिए है, जिस समाज के लिए है, वो समाज के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले जो संगठन हैं, वो नुमाइंदगी करते हुए उस कमीशन को अपना प्रतिवेदन, अपना मेमोरेंडम या अपनी कोई बात जो वो कहना चाहते हैं वो उनके सामने जाकर कह सकते हैं। सच्चर कमीशन भारत के किसी भी जिले में जाकर घूमने का, सर्वे करने का काम नहीं किया। मुसलमानों को ये मालूम नहीं। तो फिर ये इतने सारे आंकड़े जो हमारे कमीशन का रिपोर्ट बताइए, ये इतने सारे जो आंकड़े और इतना बड़ा रिपोर्ट अगर वो घुमा ही नहीं, तो इतना सारा जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट उन्होंने कैसे तैयार किया? दिल्ली में बैठे सरकार को लेटर लिखा, सरकार के पास पहले से ही जानकारी थी, सरकार ने उनको जानकारी दी, उसी जानकारी को कंपाइल किया, कंपाइल करके इसको प्रिंट किया, पब्लिश किया। यानी इसमें ऐसी कोई नई जानकारी नहीं है जो जानकारी सरकार को पहले से मालूम नहीं है। मैं एक खास बात आप लोगों को बता रहा हूं जो बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। बहुत अहम बात आप लोगों को बता रहा हूं। मैं ये कहता हूं अगर सरकार के पास जो पहले से ही जानकारी है, फिर रिपोर्ट और कमीशन बनाने की जरूरत क्या है? और सरकार के पास अगर पहले से ही जानकारी है तो सरकार खुद ही ऐसा एक बयान तैयार करके अपने सेक्रेटरी के द्वारा इसका रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट के सामने रख सकती थी, या उसको व्हाइट पेपर का नाम दे सकती थी और व्हाइट पेपर के नाम पर सरकार उसका सर्वे बना करके पार्लियामेंट के सामने डिस्कशन के लिए रख सकती थी। या माइनॉरिटी का जो कमीशन है, माइनॉरिटी का जो कमीशन है, वो माइनॉरिटी का कमीशन ऑलरेडी बना हुआ है, वो माइनॉरिटी के कमीशन के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार करवा सकती थी। परंतु सरकार को जैसा रिपोर्ट चाहिए वैसा रिपोर्ट माइनॉरिटी कमीशन में बैठे हुए जो लोग हैं वो वैसा का वैसा रिपोर्ट देंगे, इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए जो सच्चर है ये आदमी है माइनॉरिटी का, मगर ये मुस्लिम नहीं है। ये भी बहुत लोगों को शायद जानकारी नहीं है।
ये सच्चर माइनॉरिटी का आदमी है, मगर ये मुस्लिम नहीं है। राजेंद्र सिंह सच्चर ये सिख है। हमारे देश का प्रधानमंत्री सिख है। उसको एक रिपोर्ट चाहिए तो उसने एक आदमी को जो सिख है, ताकि वो जैसा उसको रिपोर्ट चाहिए वैसा रिपोर्ट देने के लिए दूसरे सिख को उसने उस कमीशन का चेयरमैन बनाया। खास बात, उस कमीशन का चेयरमैन सिख है, बाकी सारे मुस्लिम है। उसके कमीशन का जो रिपोर्ट अभी मैंने देखा, 5-10 मिनट पहले देखा, क्योंकि जानकारी में भी एक बात छुपी हुई होती है, उसको ढूंढना, उसको समझना पड़ता है कि इसके पीछे रहस्य क्या है। यानी सरदार जी प्राइम मिनिस्टर है, दूसरे सरदार को कमीशन का चेयरमैन बनाया और बाकी सारे सदस्य मुस्लिम हैं। अगर सारे के सारे मुस्लिम हैं तो चेयरमैन बनने के लिए मुस्लिम नहीं मिल सकता था, नहीं मिल सकता था। मगर अगर मुसलमान को ही चेयरमैन बना दिया जाए तो जैसा रिपोर्ट चाहिए वैसा रिपोर्ट संभवतः सरकार को नहीं मिल सकता। ये दूसरा सबूत मैं आप लोगों को पेश कर रहा हूं कि ये कमीशन ऐसी कोई जानकारी नहीं बता रहा है सरकार को जो सरकार को पहले से ही मालूम ना हो। सरकार को पहले से ही इंफॉर्मेशन है, बल्कि कमीशन वालों को सरकार ने ही दिल्ली में बैठे बैठे जानकारी दी और उन्होंने सिंपली कंपाइल किया या विश्लेषण करके कंक्लूजन ड्रॉ किया। तीसरी बात, इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी, 72 की बात है, इमरजेंसी के समय में संजय गांधी ने तुर्कमान गेट पर जगमोहन के कहने पर मुसलमानों के बस्ती ऊपर बुलडोजर चलाया था और नसबंदी का जो मामला चलाया था, इससे मुसलमान बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे इमरजेंसी के दौरान। तो मुसलमानों को खुश करने के लिए, मुसलमान नाराज है तो उसको खुश करने के लिए इंदिरा गांधी ने 15 पॉइंट प्रोग्राम बनाया, 15 पॉइंट प्रोग्राम बनाया, 15 पॉइंट प्रोग्राम बनाया, अखबार में प्रोपोगंडा किया, मुस्लिम संस्थाओं को बुलाकर चर्चा की, चर्चा करके डिसाइड किया, मगर उस 15 पॉइंट प्रोग्राम को सरकार ने आज तक लागू ही नहीं किया। मैं जब राजस्थान गया, राजस्थान में हमने सोशल नेटवर्किंग के तहत एक कार्यक्रम लगाया था। वो कार्यक्रम जिस ग्राउंड पर लगा था वो हाई स्कूल का ग्राउंड मुस्लिम लोगों का हाई स्कूल था। तो उसका सेक्रेटरी जनरल सम कुरैशी थे। तो उन्होंने चाय पीने के लिए बाद में बुलाया तो उन्होंने मुझे बताया कि प्रधानमंत्री का मुझे लेटर आया है कि मुसलमानों की समस्याओं के ऊपर चर्चा करने के लिए आप आइए, ऐसा कहकर उन्होंने मुझे वहां लेटर भेजा है। तो मैंने उनको पूछा आपने क्या डिसाइड किया? तो उन्होंने कहा कि मैंने उसका जवाब दिया है कि इंदिरा गांधी ने 15 पॉइंट प्रोग्राम पहले ही बनाया था, आप नया प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, उसके पहले 15 पॉइंट प्रोग्राम लागू कर दीजिए। वो कितना आप लागू करते हैं उसको देखेंगे, उसके बाद हम आने की कोशिश करेंगे। अब गारंटी से बता नहीं सकते कि आएंगे। कुरैशी जी ने मुझे राजस्थान में जोधपुर की बात है, वहां उन्होंने मुझे ये बताया। साथियों, इसका मतलब ये है कि ये जो सच्चर कमीशन है, मुस्लिम संस्थाओं को ऑल इंडिया में बैठे बैठे लेटर लिखा गया
और जिलों जिलों में घूमने की बजाय अलग अलग जिलों के जो मुस्लिम संस्था के लोग हैं उनको दिल्ली में बुलाकर उनके साथ चर्चा करने की बातें की गई और अंदरूनी मैसेज देने की कोशिश की गई कि हम मुसलमानों के बारे में बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक दृष्टि से सोच रहे हैं, सहानुभूतिपूर्वक सोच रहे हैं। परंतु साथियों, जब इंदिरा गांधी ने सर्वे करके आंकड़ों की जानकारी इकट्ठा करके उसके आधार पर जब 15 पॉइंट प्रोग्राम बनाया था, तो मनमोहन सिंह को जब पहले से ही सर्वे करके प्रोग्राम बनाया हुआ और अमल नहीं किया है, तो उसको अमल करने के बजाय नया कमीशन बनाने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब यह है कि मुसलमानों की समस्याओं का समाधान करना इसके पीछे मकसद नहीं है, प्रोपोगंडा करना इसके पीछे मकसद है और गुमराह करना इसके पीछे मकसद है, मुसलमानों का इस्तेमाल किया करना इसके पीछे मकसद है। सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान होना चाहिए मुसलमानों का, ये इसके पीछे मकसद नहीं है। ये बात प्रूव हो जाती है साथियों। तो मैं कोई हवाई बातों के आधार पर अपना कंक्लूजन ड्रा नहीं कर रहा हूं, बहुत मजबूत आधार पर मैं ये बातें आप लोगों को बता रहा हूं कि आपको हैरानी हो जाएगी कि कमीशन का चेयरमैन एक जिले में भी नहीं गया, किसी मुसलमान जिले में नहीं गया, किसी बस्ती में नहीं गया, किसी मुसलमान को कोई सवाल नहीं पूछा कि भाई तेरे पेट में दुखता है कि तेरे हाथ में दुखता है कि तेरे कहां तेरे को दर्द है, किसी को नहीं पूछा। जबकि मंडल कमीशन जब बना 2 साल तक सारे देश भर में उन्होंने दौरा किया। ये भी सामाजिक आर्थिक मामला था और घूमना चाहिए था, परंतु सरकार को एक बना बनाया कंक्लूजन चाहिए था। क्या कंक्लूजन चाहिए था? कंक्लूजन ये चाहिए था कि 60 साल के शासन में मुसलमानों की हालत शेड्यूल कास्ट से भी बदतर हो गई है। ऐसा कंक्लूजन उनको कमीशन के द्वारा चाहिए था। वो कंक्लूजन निकालकर सच्चर ने, जैसा सरकार चाहती थी, ऐसा कंक्लूजन निकालकर सच्चर कमीशन ने रिपोर्ट सरकार को दी। इसके पीछे क्या मकसद था? इसके पीछे बहुत गहरा मकसद था। वो मकसद क्या था साथियों? आपको मालूम है कि मुसलमान आंख लगाकर कांग्रेस का समर्थन करते थे, कम से कम इमरजेंसी के समय के पहले तक। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात, और हमारे जिम्मेदार लोग यहां है, कोई नासमझ लोग नहीं है, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं आपको ये बात बता रहा हूं। हिस्टोरिकल एनालिसिस की बात है और हमारी इन बातों पर बहुत गहरी नजर है। इमरजेंसी के पहले तक मुसलमान आंख लगाकर एनब्रो कांग्रेस का समर्थन करते थे। जब भारत का विभाजन हुआ, मुसलमानों पर इसका ठिकरा फोड़ा गया। मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि मुसलमान इन ब्लॉक कांग्रेस के समर्थन में कैसा खड़े हुए, उसके पीछे क्या साजिश थी। जब भारत का विभाजन हुआ, भारत के विभाजन में षड्यंत्र जो किया गया था, वो षड्यंत्र जवाहरलाल नेहरू का था। ब्राह्मणों का षड्यंत्र था भारत के विभाजन का। 37 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए जब चुनाव हुआ विधानसभा का, पहली बार एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाय द अंग्रेजों ने 1935 का जो एक्ट बनाया, उसके तहत 37 को प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए चुनाव हुआ भारत में। और इस चुनाव में क्या हुआ जानते हो? हैरानी हो गई। कम से कम 4-5 सूबों में
मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट बन गई। आज के मुसलमानों को भी शायद ये जानकारी नहीं होगी। तो हैरान करने वाली बातें थी। और बंगाल जहां विभाजन हो गया वहां दलित और मुसलमानों की ज्वाइंट गवर्नमेंट बन गई। बंगाल जो जहां बांग्लादेश बना वहां। और इसीलिए सोमनाथ चटर्जी का बाप, सोमनाथ चटर्जी अभी कम्युनिस्ट पार्टी में है, उसका बाप हिंदू महासभा में था। बड़ी सोचने वाली बातें हैं। उसका बेटा कम्युनिस्ट पार्टी में, उसका बाप हिंदू महासभा में, एनसी चटर्जी। ये सोमनाथ चटर्जी, वो एनसी चटर्जी ने हिंदू महासभा के कार्यक्रम में रेजोल्यूशन पास किया। क्या पास किया? पंजाब के साइड में पाकिस्तान बनता है या नहीं बनता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, मगर बंगाल का विभाजन होना ही चाहिए और पाकिस्तान इधर बनाया जाना चाहिए। कौन बोल रहा है? हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट सोमनाथ चटर्जी, लोकसभा का अध्यक्ष, उसका बाप, सगा बाप, उसका सगा बाप, क्योंकि आप लोग कंफ्यूजन हो जाओगे कि कैसा नहीं है, ऐसा कैसा हो सकता है, उसका सगा बाप। तो उसने रेजोल्यूशन पास किया कि पंजाब के साइड में पाकिस्तान बनता है या नहीं बनता है, हमें कोई लेना देना नहीं है, मगर बंगाल के साइड में पाकिस्तान बनना ही चाहिए। यहां मोहम्मद अली जिन्ना किधर है? यहां तो मोहम्मद अली जिन्ना जी नहीं है, यहां तो वो बोल रहा है। और बोलने की लैंग्वेज भी देखो कैसे, कि उधर बनता है या नहीं बनता है उसे हमको लेना नहीं, इधर बनना चाहिए। बंगाल का एक इतिहास है। लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन करने का प्लान बनाया था, तो बंगाल और महाराष्ट्र का बाल गंगाधर तिलक, इन लोगों ने लॉर्ड कर्जन का कितना विरोध किया था। बंगाल के विभाजन का एक इतिहास है। उस इतिहास के रेफरेंस में ये बात साथियों मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसलिए ये जानने समझने वाली बात है कि जवाहरलाल नेहरू ने 37 के प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए जब 4-5 सूबों में मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट बन गई, तो जवाहरलाल नेहरू को लगा कि अगर भारत आजाद हो जाता है तो आजाद भारत में एक मुश्त राज्य करने का अधिकार ब्राह्मणों को मिलने वाला नहीं है, और सत्ता मुसलमानों के साथ शेयर करनी पड़ेगी, और इससे हमारे लिए एक संघ जो राज्य हम स्थापित करना चाहते, ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, वो नहीं होगा। और इसलिए भारत का विभाजन होना जरूरी है, और इससे मुसलमान चला जाएगा भारत के बाहर। जो लोग रहते हैं उनको भारत में दबाए रखकर केवल मात्र ब्राह्मणों की सत्ता स्थापित करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। भारत का विभाजन होने के बाद लोकसभा का जब चुनाव हुआ, 60% टिकटे जवाहरलाल नेहरू ने ब्राह्मणों को दी, 56% ब्राह्मण संसद में चुनवा कर लाए, और संसद पर ब्राह्मणों का कब्जा संघ परिवार के लोगों ने नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने करवाया। हम संघ परिवार को ही गाली देते रहते हैं। अरे जवाहरलाल नेहरू ये समाजवाद के भेष में संघ परिवार का आदमी था। नैनी जेल में चड्डी पहनकर, लाठी उठाकर जवाहरलाल नेहरू शाखा में खड़ा हुआ है। ये फोटो मेरे पास में है, अगर किसी को चाहिए मेरे से ले लेना। जवाहरलाल नेहरू चड्डी पहनकर खड़ा है। आप लोगों ने केवल शेरवानी पहनकर देखा होगा और गांधी टोपी पहनकर देखा होगा जवाहरलाल को। अरे मैं चड्डी पहना हुआ देखा हूं। फोटो है मेरे पास में, जिसको चाहिए मेरे से लेना। जवाहरलाल नेहरू का एक फोटो मेरे पास ये है, चड्डी वाला। दूसरा फोटो है, दूसरा फोटो कौन सा है? वो माउंटबेटन के बीवी, उसके मुंह में सिगारेट है और ये माचिस की तिल्ली ऐसा जला रहा है। सिगारेट वो पी रही है और ये उसको जला रहा है। कौन जला रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
राष्ट्र का महान नेता क्या कर रहा है? वो सिगारेट पी रही है, उसको जला रहा है। साला कितने महान लोग हैं भाई। साली महानता जो है इन लोगों के ऊपर थोपी गई महानता है। ये महानता महान लोग नहीं है, थोपे हुए महान लोग, स्पॉन्सर्ड लोग हैं। जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि भारत पर ब्राह्मणों का कब्जा नहीं करवाया जा सकता, इसलिए सबसे पहले आपको यह भी हैरानी होगी, भारत के विभाजन का सबसे पहला समर्थन कांग्रेस के तरफ से, सबसे पहला समर्थन जवाहरलाल नेहरू ने किया। रिकॉर्डेड बातें बता रहा हूं आप लोगों को, बड़े जिम्मेदारी से बता रहा हूं। जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की थी, मगर उसका सबसे पहला समर्थन, अरे समर्थन होगा तब ना पाकिस्तान बनेगा, सबसे पहला समर्थन जवाहरलाल नेहरू ने किया। दूसरा समर्थन सरदार पटेल ने किया। और गांधी जी ने पाकिस्तान का समर्थन कैसे किया मालूम है? गांधी जी ने बयान दिया, मेरे शरीर के टुकड़े हो सकते हैं मगर भारत के टुकड़े नहीं होने दूंगा, ऐसा बयान दिया। माउंटबेटन को बाद में मिलने के लिए गए, माउंटबेटन को कहा अनुसूचित जाति के लोगों को अगर आप कोई भी राजनीतिक अधिकार अलग देने के लिए तैयार नहीं हो तो मैं भारत का विभाजन करने की आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं, मैं भारत के टुकड़े करने के लिए तैयार हूं, मैं पाकिस्तान बनाने के लिए तैयार हूं, मैं पाकिस्तान देने के लिए तैयार हूं, अगर आजाद भारत में अनुसूचित जाति को कोई भी अलग अधिकार देने के लिए माउंटबेटन जी अगर आप राजी ना हो, मेरी बात ये मानते हो तो मैं भारत का विभाजन मानने के लिए तैयार हूं। है किसी को पता? जिसने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित हुआ, गांधी जी के उपस्थिति में भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित हुआ, यह बात हमको बताई नहीं जाती है। हमको केवल यही बताया जाता है मेरे शरीर के टुकड़े हो सकते हैं मगर भारत के टुकड़े नहीं होने दूंगा। अरे उसने खुद अपने उपस्थिति में कांग्रेस वर्किंग कमेटी में रेजोल्यूशन पास किया गांधी जी ने। और जब विभाजन हुआ, विभाजन होने के बाद मुसलमानों की जो लीडरशिप थी, सभी की सभी लीडरशिप, जो मुसलमानों की एग्जिस्टिंग लीडरशिप थी, जो कांग्रेस के नेताओं के साथ बराबरी करने वाली लीडरशिप थी, वो सारी कयादत, सारी लीडरशिप पाकिस्तान चली गई। जब सारी लीडरशिप चली गई, जो पॉलिटिकल लीडरशिप चली गई, तो क्या हुआ? भारत में जो मुसलमान रहा वो अवाम रहा, प्रजा रही, और इस तरह से भारत में रहे हुए जो लोग हैं वो लीडरलेस हो गए। लीडर चले गए, अवाम रह गई, लीडरलेस हो गए। ये जो लीडरलेस जो लोग थे मुसलमान, वो सारे के सारे मुसलमान कांग्रेस के समर्थन में खड़े हो जाए, इसके लिए गांधी जी ने एक दांव खेला। क्या दांव खेला? उन्होंने क्या प्लान बनाया? अपने से प्लान बनाया। गांधी जी ने नेहरू और पटेल को कहा तुम घोषित करो ये 55 करोड़ रुपया जो है वो हम पाकिस्तान को नहीं देंगे, कहो। गांधी ने इनको कहा कहो नहीं देंगे, इनसे कहलवाया नहीं देंगे। गांधी ने कहा देना होगा, नहीं तो मैं इसके लिए उपवास करूंगा। राजनीति समझ रहे हो अंतर जी? हमारी राजनीति बड़ी टेढ़ी चलती है, सीधी नहीं चलती राजनीति। गांधी ने क्या कहा? देना होगा, पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया देना होगा। ऐसा जो अभियान गांधी ने चलाया, जो लीडरलेस मास भारत में रह गया था, वो सारा का सारा गांधी जी का समर्थक हो गया। और गांधी जी का समर्थक होते ही कांग्रेस का समर्थक हो गया। ये समर्थन इमरजेंसी के पहले तक बरकरार रहा। यह है कहानी, ये हिस्टोरिकल कहानी साथियों हम लोगों को ठीक से, क्योंकि जब तक हम सारी चीजें सही तरीके से जानते नहीं है, समझते नहीं है, तब तक प्रॉब्लम की जो जड़ है वो हमको समझ में नहीं आई। और
इमरजेंसी के बाद जब ऐसे हालात पैदा हुए तो इंदिरा गांधी ने 15 पॉइंट प्रोग्राम बनाकर प्रोपोगंडा करवाया, लागू नहीं किया। इंदिरा गांधी और मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, मगर 77 में इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुआ तो मुसलमान इंदिरा गांधी को छोड़कर चले गए जनता पार्टी में। जनता पार्टी चुनकर आई, तब से मुसलमानों का कांग्रेस के प्रति जो भ्रम निराश हुआ, वो भ्रम निराश बाद में आगे बढ़ता गया। इसके लिए कांग्रेस के लोगों को क्या करना पड़ा? मुसलमानों को अपने तरफ खींचने के लिए कांग्रेस बार बार प्रोपोगंडा करती रही। करती कुछ भी नहीं थी, प्रोपोगंडा करती थी। इस प्रोपोगंडा का एक परिणाम हुआ। क्या परिणाम हुआ? बीजेपी के लोगों ने, संघ परिवार के लोगों ने स्ट्रैटेजी बनाई। क्या स्ट्रैटेजी बनाई? जब इन्होंने मुसलमानों का समर्थन हासिल करने के लिए ज्यादा प्रोपोगंडा शुरू कर दिया तो संघ परिवार ने कांग्रेस के विरोध में अभियान शुरू कर दिया। ये जानना बहुत जरूरी है अंसारी जी। क्या अभियान शुरू कर दिया? कि कांग्रेस मुसलमानों को सर पर बिठा रही है। मराठी में, हमारे मराठी में, अंसारी साहब मराठी जानते हैं, मराठी में उन्होंने कहा मुसलमानांचे लाल पुरवले जातात। ये मराठी का खास शब्द है, जिसको अंग्रेज या हिंदी में तुष्टीकरण, मराठी में जिसको लाल पुरवले जातात, जिसको हिंदी में कहते तुष्टीकरण। तुष्टीकरण का क्या अर्थ है? मुसलमानों की पॉपुलेशन मान लो 15% है तो उनको 20% अधिकार देने का मतलब होता है तुष्टीकरण। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, मगर प्रोपोगंडा जो कांग्रेस ने किया कुछ नहीं, प्रोपोगंडा जो किया उसकी वजह से संघ परिवार के लोगों को कांग्रेस के विरोध में अभियान चलाने का मौका मिला कि ये मुसलमानों का तुष्टीकरण करते हैं। मुसलमानों के तुष्टीकरण का आरोप संघ परिवार ने कांग्रेस के ऊपर किया। इसके पीछे संघ परिवार का क्या मकसद था? मकसद था कांग्रेस का जो हाई कास्ट लोगों का बेस है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये 3 जातियों का बेस कांग्रेस का बेस था। मौलिक रूप से बीजेपी के ये लोग समर्थक नहीं है, ये मूल रूप से कांग्रेस के समर्थक लोग हैं। तो संघ परिवार ने प्लान बनाया, अगर हम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं तो कांग्रेस का जो बेस वोट है, 2 प्रकार का वोट होता है, एक फ्लोटिंग वोट और एक बेस वोट। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये बेस वोट है, फ्लोटिंग वोट है बाकी का, सपोर्टिंग वोट है, ये बेस वोट, एक सपोर्टिंग वोट, एक बेस वोट। 3 प्रकार का वोट है, एक बेस वोट, एक सपोर्टिंग वोट और तीसरा वोट है फ्लोटिंग वोट, जो हवा का मौका देख करके अपना रूप बदलता रहता है। तो इस तरह से साथियों क्या हुआ? जब संघ परिवार ने आरोप लगाया तुष्टीकरण का तो हाई कास्ट के जो कांग्रेस समर्थक लोग थे वो नाराज हुए और उन्होंने कांग्रेस का समर्थन विड्रॉ किया। यूपी में जो हाई कास्ट के लोग कांग्रेस के समर्थक थे उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, बीजेपी के साथ चले गए। जैसे ही बीजेपी के साथ कांग्रेस छोड़कर चले गए, कांग्रेस से यूपी से सत्ता चली गई, बीजेपी की सत्ता आई। कांग्रेस को लगा कि हमारा जो वोट बेस है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तुष्टीकरण का आरोप लगाने की वजह से हमसे टूटकर बीजेपी के साथ चला गया है। अगर कांग्रेस को सेंटर में पूरे मजबूती के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ वापस लाना है, कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किया, सोनिया गांधी ने रेजोल्यूशन पास किया कि लालू के समर्थन पर नहीं, शरद पवार के समर्थन पर नहीं, शिबू सोरेन के समर्थन पर नहीं, करुणानिधि के समर्थन पर नहीं, किसी के भी समर्थन पर नहीं, हमारी दिल्ली में अकेले की सरकार बननी चाहिए, ऐसा रेजोल्यूशन अभी फिर उन्होंने पास किया। साथियों ये कैसे होगा? ये तभी संभव है जब उनका जो बेस वोट है
वो बेस वोट वापस आ जाएगा। बेस वोट तो चला गया, किस कारण चला गया? मुसलमानों का तुष्टीकरण, मुसलमानों का तुष्टीकरण, मुसलमानांचे लाड पुरवले जातात, मुसलमानांचे लाड पुरवले जातात, उनको ज्यादा अधिकार दिया जा रहा है, ऐसा प्रोपेगेंडा संघ परिवार के लोगों ने कांग्रेस के विरोध में चलाया। इससे हाई कास्ट का वोट टूट करके बीजेपी के साथ चला गया। इसलिए कांग्रेस ने प्लान बनाया कि अगर संघ परिवार ने हमारे ऊपर तुष्टीकरण का आरोप लगाया कि हम मुसलमानों का लाड़ या मुसलमानों को सर पर बिठा रहे हैं या मुसलमानों को ज्यादा अधिकार दे रहे हैं, ऐसा प्रोपेगेंडा करने की वजह से अगर ये टूट कर गए हैं तो हमको वापस लाने के लिए कोशिश करनी होगी। कोशिश करने के लिए क्या करना होगा? कोशिश करने के लिए क्या करना होगा? तो कांग्रेस ने सोचा, अगर हम लोगों को बताते हैं, हाई कास्ट को बताते हैं कि हमारे राज्य में हमने तुष्टीकरण मुसलमानों का नहीं किया, बल्कि हम लोगों ने मुसलमानों का सत्यानाश किया, तुष्टीकरण नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेती कांग्रेस, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलती कि हमने मुसलमानों का तुष्टीकरण नहीं किया, हमने मुसलमानों का सत्यानाश किया 60 साल में। अगर वो ऐसा बयान देती है तो लोग हाई कास्ट के बीजेपी से टूटकर कांग्रेस के साथ आ सकते हैं, मगर इससे एक भयानक परिणाम होगा। जो बचा खुचा मुसलमान कांग्रेस के साथ में है वो भी 100% फिर उसके पीछे खड़ा, उसके विरोध में खड़ा हो जाएगा। तो कांग्रेस ने सोचा ये तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है, इसलिए तरीका क्या निकालना होगा? तो उन्होंने तरीका बनाया। कौन सा तरीका बनाया? कि कोई इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जाए, कमीशन का चेयरमैन हमारा आदमी होना चाहिए, और वो जैसा हम कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहते हैं वैसा कंक्लूजन वो रिपोर्ट बनाकर दे। अगर थर्ड पर्सन का रिपोर्ट हो और वो रिपोर्ट पब्लिश हो जाए और वो रिपोर्ट कहे कि हमने 60 साल में मुसलमानों का तुष्टीकरण नहीं किया बल्कि मुसलमानों का हमने सत्यानाश किया, अगर वो रिपोर्ट बोलता है तो हाई कास्ट के लोग बीजेपी से टूटकर हमारे साथ आ सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से कमीशन बनाया, चेयरमैन सरदार जी को बनाया, सरदार जी ने उनके हिसाब से रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट का निचोड़ दिया। निचोड़ क्या दिया? शेड्यूल कास्ट से भी मुसलमानों की हालत 60 साल में बदतर हो गई है। तो चर्चा शुरू हुई सारे देश भर में। कांग्रेस ने अपने पत्रकारों के द्वारा चर्चा शुरू कर दी कि मुसलमानों की 60 साल में हालत बदतर हो गई है। कितनी? शेड्यूल कास्ट से भी बदतर हो गई है, शेड्यूल कास्ट से भी बदतर हो गई है। कांग्रेस देख रही है कि चर्चा हो रही है, तो लोगों को हाई कास्ट को मैसेज जा रहा है कि 60 साल में 50 साल कांग्रेस ने राज किया, 18 महीने मोरारजी देसाई ने, और 1.5 साल देवेगौड़ा या गुजराल ने, और 5-6 साल अटल बिहारी ने, बाकी 50 साल राज कांग्रेस ने किया। तो 50 साल कांग्रेस ने राज किया तो मुसलमानों की हालत जो बदतर हो गई है उसके लिए कोई और जिम्मेवार नहीं है, उसके लिए केवल मात्र कांग्रेस जिम्मेवार है। कांग्रेस की वजह से मुसलमानों की हालत सबसे ज्यादा बदतर हो गई है। इस पर कांग्रेस खुद ही चर्चा करवा रही है, अपने से ही चर्चा करवा रही है, मगर चुप है। वो खुद नहीं बोल रही कुछ भी, पत्रकारों के द्वारा चर्चा करवा रही है, कमीशन के द्वारा रिपोर्ट पर चर्चा करवा रही है। इससे क्या हो रहा है? हाई कास्ट के लोगों को मैसेज जा रहा है कि कांग्रेस ने मुसलमानों का तुष्टीकरण नहीं किया बल्कि कांग्रेस ने तो मुसलमानों का सत्यानाश किया। अगर हम फिर कांग्रेस के साथ चले जाते हैं तो मुसलमानों का सत्यानाश करने का काम भविष्य में कांग्रेस और करती रहेगी। यह है सारा खेल। सच्चर कमीशन का रिपोर्ट मुसलमानों का भला करने के लिए, कल्याण करने के लिए नहीं बनाया। हाई कास्ट का जो बेस वोट है ये कांग्रेस के तरफ वापस लाने के रणनीति का ये सारा का सारा हिस्सा है। इसलिए
जब ये रिपोर्ट आई तो पार्लियामेंट में क्या हुआ? बीजेपी अपोजिशन में, बीजेपी अपोजिशन में, रूलिंग में कांग्रेस। बीजेपी के लोग खड़े हो गए संसद में और उन्होंने कहा, क्या कहा? संसद के रिकॉर्ड में क्या कहा? अरे आपने तो 50 साल राज किया, आप ही के राज में तो मुसलमानों की ये हालत हो गई। आप लोगों ने तो बदतर किया मुसलमानों की हालत को। पार्लियामेंट में बीजेपी के लोग कहने लगे और कहने से कांग्रेस के लोग बाग बाग हो गए। अरे साला जाल में बीजेपी फंस गया। यही तो हम, क्योंकि बीजेपी के लोग हम पर आरोप लगाते थे कि हम मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहे, तुष्टीकरण कर रहे, तुष्टीकरण कर रहे। अब आरोप लगा रहे कि तुमने ही मुसलमानों का सत्यानाश किया। ये आरोप बीजेपी के लोग खुद कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता बाग बाग हो गए। बाग बाग हो गए समझते हो ना? खुश हो गए। और जब शाम को घर में बीजेपी के लोग लौटे, संघ परिवार के नेताओं ने, उस्तादों ने बीजेपी के नेताओं को हेडक्वार्टर पर बुलाया और कहा, अबे गधे हो गए क्या तुम लोग? अबे कांग्रेस ने तुम लोगों को उल्लू बनाया, गधा बनाया। हम लोग पिछले इतने साल से कांग्रेस पर फला फला आरोप लगा रहे तुष्टीकरण का। अगर तुम ऐसा आरोप लगा दोगे तो हमारे साथ जो लोग हाई कास्ट के टूट कर आए थे वो फिर वापस लौट जाएंगे कांग्रेस के साथ में। जब बीजेपी के नेताओं के कान उन्होंने खींचे, दूसरे दिन जब पार्लियामेंट भरी तो वही बीजेपी के लोग दूसरे दिन फिर मुसलमानों के तुष्टीकरण का आरोप फिर बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस पर उसे संसद में लगाया। इससे प्रूव हो गया दोनों के लोगों का जो खेल है, इस खेल के पीछे दोनों की चालें क्या है। ये चाल साथियों हम लोगों को समझ में आई। इसका मतलब है तुष्टीकरण का आरोप लगाने के पीछे हाईकास्ट के वोट अपने साइड में खड़े करना, ये संघ परिवार का दाव है। और मुसलमानों की हालत शेड्यूल कास्ट से भी बदतर हो गई है, ऐसा प्रोपेगेंडा करवाने के पीछे हाईकास्ट के लोगों को बीजेपी से तोड़कर अपने साथ लाना, ये दावपेच है। सच्चर कमीशन बनाने के पीछे मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति में सुधार किया जाना चाहिए, इस मकसद से सच्चर कमीशन नहीं लाया गया है। इसके पीछे जो मकसद है वो ये मकसद है। ये बात विश्लेषण करके साथियों मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसलिए मुसलमानों को सच्चर कमीशन से खुश होने की जरूरत नहीं है। हमारे औरंगाबाद के जो हिंदुस्तान अखबार के जो एडिटर है नायाब अंसारी, वो कहते हैं ये सच्चर कमीशन नहीं है, ये खच्चर कमीशन है। तो वो अपने तरीके से उनका कहना है। साथियों, ये सारा खेल जो मैं कह रहा हूं, मेरे से कोई हाई कोर्ट में एफिडेविट पर अगर लिखवाना चाहता है तो इसके लिए 4-5 साल 10 साल रुकना पड़ेगा। 10 साल में फिर पता चल जाएगा कि सच्चर कमीशन का भी वही हाल हुआ जो हाल पहले जो कमीशन बनाए गए थे उन कमीशनों का हुआ। कांग्रेस का तो ये खेल हमेशा चलता रहता है। इसलिए साथियों, ये जो खतरनाक खेल कांग्रेस के द्वारा मुसलमानों को फिर बेवकूफ बनाने के लिए चलाया जा रहा है, इससे मुसलमानों को सतर्क रहने की जरूरत है, विजिलेंट रहने की जरूरत है। गुजरात में बीजेपी ने मुसलमानों के विरोधात जो कत्लेआम किया, उस समय कांग्रेस ने मुसलमानों का समर्थन करने से इनकार कर दिया, मुसलमानों की मदद करने से इनकार कर दिया। उसके पीछे कारण था, कांग्रेस ने कारण दिया, इससे हिंदू नाराज हो जाएगा, इसलिए हम मुसलमानों की मदद नहीं कर रहे हैं। गुजरात का प्रोपेगेंडा दूसरे प्रदेश में किया ताकि मुसलमानों में भय पैदा किया जा सके और भय पैदा करके उनको भय दोहन किया जा सके। मगर मुसलमानों की गुजरात में कांग्रेस ने कोई मदद नहीं की। मैं जब गुजरात गया तो जमात इस्लामी के लोगों ने कहा कि हम लोगों ने 100 करोड़ रुपया इकट्ठा करके वहां मुसलमानों की
और दूसरे भी प्रभावित लोगों की मदद करने की कोशिश की। ये मुझे गुजरात के जमात इस्लामी के लोगों ने, अंसारी साहब को भी मालूम होगा। तो इसका मतलब है उस समय सेंटर में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, स्टेट गवर्नमेंट में महाराष्ट्र की कांग्रेस की सरकार थी। वो चाहती थी तो गुजरात के लोगों को मदद करवा सकती थी रिहेबिलिटेशन में, मगर उन्होंने इसकी कोई मदद नहीं की। साथियों, मदद नहीं की। अपोजिशन पार्टी के तौर पर नरेंद्र मोदी को बर्खास्त करने की मांग की। उसको मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त कर देना चाहिए, राष्ट्रपति का रूल लाया जाना चाहिए, ये मांग कांग्रेस ने की। मगर जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उस सरकार ने नरेंद्र मोदी की सरकार को बर्खास्त करने से इनकार कर दिया। फिर उसी नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कांग्रेस को पटकने दी। ये जो इतिहास है, ये इतिहास साथियों हमारे सामने है। इन सारी बातों से हम लोगों को सबक सीखने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह का सबक अगर हम नहीं सीखते हैं, क्योंकि सबक नहीं सीखने से हम वही बातें बार बार दोहराते रहेंगे, इससे हमारे लोगों का भला होने वाला नहीं है। ये बात याद रखी जाए। साथियों, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। ये मैसेज लोगों तक पहुंचाया जाना जरूरी है। आप लोग इस संदेश को पहुंचाने का काम करेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। अभी चाय का ब्रेक होगा, उसके बाद फिर 6 बजे से लेकर 6:30 बजे से लेकर 9 बजे तक तीसरा सत्र चलेगा, आखिरी सत्र चलेगा। धन्यवाद।